नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में मुझे आपके बीच आने का मौका मिला। आज एक तरफ मुहर्रम का त्योहार है और दूसरी तरफ इस त्योहार के बीच में भी पार्टी अपने संकल्प पे डटी हुई है। पार्टी के लोगों ने जिस तरह से मेहनत की है, उन्होंने अपने मन में ये संकल्प बनाया है कि हमें त्योहार हो, परेशानियां हो, तमाम तरह की समस्याएं हो या कोई भी स्थिति बन जाए, हमें अपने काम को नहीं छोड़ना है। हमें अपने काम को और तेजी लानी है क्योंकि समय अब कम रह गया है। मैं इसके लिए पार्टी के तमाम नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो इस मंच पर उपस्थित हैं और पार्टी के समर्थन में आए। इस पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरे सामने उपस्थित हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। नमन करने के काम पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो मात्र इतना है कि इन महापुरुषों को जब हम पढ़ते हैं, उनके जीवन के संघर्ष को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो अपने लिए नहीं जिए, अपितु पूरा जीवन इस हक वंचित समाज को जगाने, समझाने और इनको इनके पैरों पे खड़ा करने के लिए संघर्ष करने में उन्होंने लगाया है। कोई एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जिसने अपने और अपने बच्चे, अपने परिवार की परवाह की हो। हम पे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं जब नाम लूंगा तो उनके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। सम्मानित साथियों, मैं भगवान बुद्ध से अगर शुरू करूंगा या फिर जगत गुरु सतगुरु रैदास जी से या गुरु कबीर जी से या गुरु नानक जी से या गुरु वाल्मीकि जी से या संत गाडगे जी महाराज से या नारायण गुरु से, इन सबके जीवन को आप पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि समाज में जो भ्रांतियां हैं, समाज में जो अंधविश्वास, पाखंडवाद है, समाज में जो ऊंच नीच की भावना है, समाज में जो अधिकारों पर डाका डला है, इन्होंने विचारों के जरिए ही समाज को तैयार करने का काम किया और एक वैचारिक क्रांति जो है पिछले हजारों साल से इस देश में चल रही है, उसी क्रांति का परिणाम है कि आज भारत में संविधान को लागू कराकर बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम महापुरुषों के संघर्ष से हुआ है। इसी की वजह से मैं हूँ, इसी की वजह से आप हैं और इसी की वजह से मंच पर बैठ के हमें स्वाभिमान, सम्मान से अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है। इसलिए महापुरुषों को नमन करना जरूरी है। मैं राजमाता ज्योतिबा फूले को, माँ सावित्रीबाई फूले को, माँ फातिमा सेठ को, माँ अवंतिका बाई लोधी को, माँ झलकारी बाई गौरी को, मैं माँ वीरांगना फूलन देवी जी को नमन करता हूँ। हमारे बीच में बहन कमलेश यादव जी भी हैं जो मूल निवासी संगठन को चलाती हैं। मैं उनका यहाँ पहुँचने में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मातृशक्ति भी अपने काम में डटी हुई है। साथ साथ उन्होंने आर्थिक मदद भी की है अपनी मेहनत की कमाई से। इसके लिए मैं उनका विशेष धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी दिल्ली होती है बहनें जो अपनी मेहनत की कमाई को समाज के लिए योगदान देती है, मूवमेंट के लिए योगदान देती है। प्यारे साथियों, मैं छत्रपति साहू जी महाराज को, जिन्होंने आरक्षण का फॉर्मूला 1902 में इस देश को देने का काम किया, 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लोगों को देने का काम किया। मैं याद कर रहा हूँ महिलाओं के मुक्तिदाता
विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने भारत को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान देके जो जानवरों के जीवन जीने के लिए मजबूर किया था, उस जानवरों के जीवन यानी कि हजारों साल की गुलामी की बेड़ियों को काटकर इंसानों जैसा जीवन दिलाने का काम किया, हमारी लाचारी को खत्म करने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर को याद करता हूँ। मैं याद करता हूँ महामना रामसु वर्मा जी को, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी को, पेरियार लाल यादव को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को। मैं याद करता हूँ चौधरी महाराज सिंह भारती को। मैं याद करता हूँ संत रामप्रिय प्रजापति जी को, परमानंद लोधी जी को। मैं याद करता हूँ उदादेव पासी जी को। मैं याद करता हूँ लाखन पासी जी को। मैं याद करता हूँ मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को। मैं याद करता हूँ बाबू शिव दयाल चौरसिया जी को। और मैं याद करता हूँ मेरे रायती गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को, जिन्होंने इस सोए हुए समाज को जगाने के लिए अपना पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया। प्यारे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए किसके लिए? राजकाज और सुख सुविधा को त्यागा किसके लिए? मैं आज याद करूंगा जिनकी पुण्यतिथि है बाबू जगजीवन राम जी को, उनका भी समाज में एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने भी जो है जब वो सत्ता में थे तो सरकारी नौकरियों में एससी बीसी के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे ले जाकर और इनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। जिनकी पुण्यतिथि है मैं उनको भी याद करता हूँ। और आज क्योंकि मुहर्रम का 10वां दिन है, आज हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन भी है। आज के दिन में उनको भी याद करता हूँ, क्योंकि आप याद कीजिए कि हजरत इमाम हुसैन से हमें सीखना चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मैंने आपको बताया कि अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए, वैसे हजरत इमाम हुसैन साहब ने जंग के मैदान में करबला में उनके बच्चे जो हैं भूखे प्यासे मौत की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने तानाशाही के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया, तानाशाही के खिलाफ लड़ना स्वीकार किया, तानाशाही के जालिम के आगे झुकने नहीं देते, के जालिम का मुकाबला करने का काम किया। इस अलीगढ़ की धरती में खड़े होकर मैं हजरत इमाम हुसैन साहब को याद करता हूँ कि किस तरह हक की लड़ाई लड़ी जाती है और घुटने नहीं देके शहादत दी जाती है। बलिदान हो जाए, गर्दन कट जाए, लेकिन दुश्मन के आगे गर्दन झुकनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा पैमाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। प्यारे साथियों, आज यहाँ जिन साथियों की वजह से उत्तर प्रदेश में आज 9वां सम्मेलन, निमेश साहब 10वां कह रहे थे, हाँ 10वां ही बैठता, लेकिन 9वें सम्मेलन की जो गोरखपुर में था परमिशन कैंसिल कर दी गई थी, इस वजह से 9वां नहीं हो पाया। इसलिए आज 9वां सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। वो 9वां सम्मेलन आने वाले समय में हम लोग करेंगे। प्यारे साथियों, आज ये जो प्रबुजन सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये प्रबुजन सम्मेलन इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारी पार्टियां ये कहती हैं कि एक ही जात के लोग प्रबुद्ध होते हैं। वो पुराने समय से एक ही जाति के लोगों का प्रबुद्ध सम्मेलन कराते हैं और ये कहते हैं कि यही प्रबुद्ध है, यही रास्ता दिखाएंगे, इनके पीछे हमें चलना है। और मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला चंद्रशेखर आजाद और आजाद गुलामी की बेड़ियों को काट के अपनी मानसिक गुलामी को छोड़ के आजाद हुए समाज से ये आज प्रबुजन सम्मेलन के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि मनुवादी व्यवस्था में तो ये बात मानी जाती थी कि जाति के आधार पे कोई प्रबुद्ध हो सकता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने तो ऐसी व्यवस्था की है। प्रबुद्ध का मतलब है जो समाज का नेतृत्व करता है, समाज को राह दिखाता है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो वकील है, जो जज है, जो पटवारी है, जो सेक्रेटरी है, जो आईएएस है, जो आईपीएस है, जो समाज में लेखक है, जो पत्रकार है,
मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय संविधान के कारण आज हक वंचित समाज में भी प्रबुद्धजन समाज पैदा हो गया है, प्रबुद्धजन लोग पैदा हो गए हैं। आज हमें वकील भी है, आज हमें डॉक्टर भी है, आज हमें इंजीनियर भी है, आज हमारे पास जज भी है, आज सीओ भी हमारे पास है, एसएचओ भी हमारे पास है, इंस्पेक्टर भी हमारे पास है, आईएएस आईपीएस भी हमारे पास है, एडीएम एडीएम भी हमारे पास है, प्रमुख सचिव भी हमारे पास है। आज इस संविधान की वजह से हक वंचित समाज की महिलाएं राष्ट्रपति बनने लगी हैं। आज इस संविधान की वजह से महिलाएं प्रधानमंत्री बनने लगी हैं। आज इस संविधान की वजह से महिलाएं मुख्यमंत्री बनने लगी हैं। राज्यपाल उत्तर प्रदेश में महिला है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। हमें दोनों हाथ उठा के बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद देना। प्यारे साथियों, ये जो प्रबुद्धजन सम्मेलन है, ये एक आईना है अपने समाज को, जो हक वंचित बहुजन समाज है उनको बताने के लिए कि लोकतंत्र में तो जिनका वोट होता है वही सबल होते हैं, वही ताकतवर होते हैं, वही पॉलिसी बनाते हैं, वही लोगों के लिए पॉलिसी बना के लोगों के जीवन को सुगम बनाते हैं। राजतंत्र में तो ये अधिकार राज परिवारों के पास सुरक्षित था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब वोट का अधिकार दिलाया तो ये बात सुनिश्चित कर दी कि आज मैंने रानी का पेट जीत दिया है, आज के बाद राजा आपकी वोट से तैयार होगा, बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी उंगली में इतनी ताकत दे दी है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। मगर मेरे भोले वाले समाज के लोगों, बाबा साहब ने तो कहा था जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर, 10 वकील तैयार हो जाएंगे, उस समाज के हक अधिकारी को कोई छीन नहीं सकता। आज तो आप पे लाखों डॉक्टर, लाखों इंजीनियर, लाखों जज, लाखों वकील तैयार हो गए हैं, लेकिन देश में आपके हालात क्या है, ये आपको अपने और अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के बीच में चिंतन करना चाहिए। आज हमें तमाम तरह से हमारे अधिकारों को लूटा जा रहा है, आज हम पे हिंसा की जा रही है, हमारी बहन बेटियों को अपमानित किया जा रहा है, हमारी सामाजिक आजादी को छीना जा रहा है, हमारे राजनीतिक अधिकारों को धन का प्रयोग करके इस लोकतंत्र को धनतंत्र बनाया जा रहा है। गांव के प्रधान से लेके और सांसद के चुनाव में इतना पैसा खर्च होता है कि कोई गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता, कोई गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। पैसे वाले लोग ही गांव के सरपंच से लेके और प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अधिकारों पे जिस तरह का हमला हो रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं है? आज जिस तरह की हिंसा हम पे हो रही है, उस हिंसा से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं या नहीं है? जिस तरह का न्याय, जिस तरह का हमारे अधिकारों पे हमला हो रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर अकेले करके चले गए, उनकी इतनी संतानें उनके दिए गए अधिकारों को क्यों नहीं बचा पा रही है, ये आज हमारे सामने चैलेंज है। भाई, मैं चंद्रशेखर आजाद तो आपके सामने हूं। पिछले 12-13 साल से दिन रात एक करके बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा हूं, उसको अपनी ताकत का एहसास कराने का काम कर रहा हूं। सड़क के माध्यम से भी करता हूं, जेल जाना पड़ता है तो वहां से भी करता हूं, लाठियां खानी पड़ती है वहां से भी करता हूं, गोली खानी पड़ती है वहां से भी करता हूं, तमाम तरह से मानसिक उत्पीड़न किया जाता है उससे भी करता हूं, लाठियां बजा के हड्डियां तोड़ दी जाती है उससे भी करता हूं, और अब पार्लियामेंट के माध्यम से भी आपकी आवाज को उठाने का काम करता हूं। देश भर का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको मैं उठाने का काम नहीं करता। आज भी यहाँ पर बैठे बैठे मेरे पास कुछ ज्ञापन मुझे सौंपे गए हैं। मैं पंचायत सहायकों का एक ज्ञापन मेरे पास आया है, मैंने उसमें पत्र भी लिखा था। मैं पंचायत सहायकों को विश्वास दिलाता हूं, इस बार पार्लियामेंट में उनकी मांग को हम लोग जोर शोर से उठाएंगे। प्यारे साथियों, अब आवाज को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले आपको और मुझे यहाँ जिनकी वजह से हम लोग आप आए हैं, मैं अपनी पार्टी के
उन तमाम नेताओं का धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी, भाई राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर और राजस्थान के प्रभारी सतपाल चौधरी जी, महेश चंद्रा जी, हमारे पूर्व विधायक जिन्होंने लंबे समय से यहां पार्टी के झंडे को मजबूत करने का काम किया है और पार्टी को ताकत देने का काम किया है। इस बीच में उनके परिवार में भी कई सारी परेशानी आई है। महेंद्र चौधरी जी, गुफरान नूर साहब, अमर सिंह यादव जी पूर्व विधायक, बहन अर्चना गौतम जी, पीताम्बर सिंह प्रजापति जी, रविंद्र बघेल जी, वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी जी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा मोनू जाटव जी, वेद प्रकाश जी, जो किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, चौधरी ओमवीर सिंह सुमन जी, जो मिशन 78 के मंडल अध्यक्ष हैं, मोहम्मद नईमुद्दीन जी, जो भाईचारा मुस्लिम भाईचारा के मंडल अध्यक्ष हैं, ललित गौतम जी, जो लीगल सेल के मंडल अध्यक्ष हैं, योगेश गौतम जी, जो मंडल प्रभारी स्वच्छता अभियान के डॉक्टर चंद्र बोस जी, श्रीमती दुर्गेश कुमारी जी, सुमन गौतम जी, पूरण सिंह जी, रामनाथ सिंह जी, जगदीश माहौर जी, देवी सिंह रोहेला जी, अतुल वाल्मीकि जी, पुष्पेंद्र प्रजापति जी, विनय यादव जी, रिजवान अहमद जी, प्रकाश चंद जी, विशाल जी, उदयवीर सिंह जी, चंद्र प्रकाश मौर्य जी, जावेद खान जी, रोहित कुमार जी, डॉक्टर शिव सिंह जी, गजेंद्र बघेल जी, जितेंद्र टाइगर जी, बच्चू सिंह दरोगा जी, सुनील कुमार सूर्यवंशी जी और तमाम वो साथी जिनमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार संजीव जी जो यहां चल के आए हैं और भाई गुरुचरण सिंह जी पूर्व रिटायर्ड इंस्पेक्टर, तमाम साथी मैं इनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्हीं की वजह से मुझे आपके बीच में पहुंचने का मौका मिला। प्यारे साथियों, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गर्मी में, मैं तो समझ रहा हूं ना, मेरे हाल देखो, पसीना निकल रहा है पूरा और बार बार चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप देखो आप पे तो कूलर भी नहीं है, यहां तो मेरे पीछे कूलर लगा हुआ है, लेकिन आप तो इतनी गर्मी में बैठे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो बहनें हमारी यहां बैठी हैं, जो अपना काम छोड़ के आई हैं। अपनी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, हमने सम्मेलन के जरिए कुछ विषय, हेलो भाई ऐसा मत करो, प्रबुद्धजन सम्मेलन के जरिए कुछ विषय हमने जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है उन पर चर्चा कराने का एक जिम्मेदारी उठाई है। आप समाज का पढ़ा लिखा तबका है, आज आप यहाँ आए हैं, यहाँ से खाली हाथ लौट जाओगे तो इससे समाज का कोई भला नहीं होगा। आप जब यहाँ आए हैं तो मेरे द्वारा जो बातें आपको बताई जा रही हैं, मैं आपसे आशा विश्वास करूंगा कि आप उन पे जाके अपनी गांव में, बस्तियों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, बच्चों से, बच्चियों से, माओ से, बहनों से चर्चा जरूर करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग चर्चा करेंगे। उठा के रखो 15 मिनट, तभी मानूंगा मैं इस बात को। दोनों हाथ उठा के रखो 15 मिनट, तभी माना जाएगा कि आप चर्चा कर पाओगे। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, मत नीचे कर लो। धन्यवाद। प्यारे साथियों, एक मांग जो हमने सबसे पहले पार्लियामेंट में उठाई वो थी जातिगत जनगणना की, कि देश में 1931 के बाद, 1931 के बाद 2025 आ गया है, अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। इसलिए हमने मांग उठाई थी पार्लियामेंट में भी। काशीराम साहब कहते थे जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने पहले दिन जब मैं पार्लियामेंट में गया तो सबसे पहले यही मांग उठाई कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि धन धरती राजपाट बट के रहेगा, शोषितों को उनका हक मिलेगा। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने कहा जातिगत जनगणना हम लोग कराएंगे, लेकिन बात सिर्फ जातिगत गणना की नहीं है। जातिगत गणना तो एक शुरुआत है,
जातिगत गणना में ये जानकारी बहुत जरूरी है कि इस देश में पिछड़ों की आबादी कितनी है, इस देश में दलितों की, आदिवासियों की आबादी कितनी है, इस देश में सामान्य जाति की आबादी कितनी है। ये तो एक पहलू हुआ। असल बात ये जानना है कि किसके घर में 4 पहियों की गाड़ी है, किसके घर में 2 पहियों की गाड़ी है, किसके पास खेती के योग्य जमीन है, किसके पास पक्का मकान है, किसके पास पक्की दुकान है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास हवाई जहाज है, किसके पास बस है, किसके पास एयरपोर्ट है, किसके पास पोर्ट है, किसके पास सरकारी नौकरी है, किसके पास पहनने को कपड़े हैं, किसके पास खाने को राशन है, किसके बैंक में कितना पैसा है, और कौन है जो चुनाव पे भूखा सो रहा है, वो कौन है? वो कौन है जो मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के बाहर भीख मांग रहा है? वो कौन है जिसके सर पे छत नहीं है? वो कौन है जो जनरल डिब्बों में, सब बोगियों में, एक बोगियों में हजार लोग जानवरों की तरह भर के जा रहे हैं? इसकी जानकारी लगनी चाहिए। ये कौन लोग हैं जो ट्रेन के एसी वाले डब्बे का टिकट नहीं करा पा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी बहन बेटियों पे जुल्म हो रहा है? ये कौन लोग हैं जिनको देश के प्रधानमंत्री सस्ता राशन दे रहे हैं? इसकी जानकारी आनी चाहिए और देश के सामने वो जानकारी जानी चाहिए। हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि उनकी संख्या क्या है और उनको बजट में से मिल क्या रहा है। सारा खेल इस देश में ना जाति की लड़ाई है ना धर्म की। जानबूझ के दुश्मन जो सत्ता में बैठा है वो जाति के आधार पर लड़ाता है, धर्म के आधार पर लड़ाता है। उसका कारण क्या है जानो। अगर जाति की लड़ाई से निकल जाओगे तो धर्म की लड़ाई में फंस जाओगे, और धर्म की लड़ाई से निकल जाओगे तो अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रोजगार, नौकरी, जमीन, उद्योगों की मांग करोगे, अच्छे खाने की मांग करोगे, अच्छी सड़कों की मांग करोगे, सस्ती बिजली की मांग करोगे, पानी की मांग करोगे, व्यवसाय की मांग करोगे, खेती की जमीन की मांग करोगे, किसान की आमदनी की मांग करोगे। मगर करोगे तो तभी जब जाति और धर्म की लड़ाई से निकलोगे। इसलिए जाति और धर्म की लड़ाई से ना निकल जाओ। बहुत सोची समझी साजिश से जातियों में बांट के, धर्म में बांट के, ऊंच नीच पैदा करके इस व्यवस्था पे राज बना के रखने के लिए किया गया। इसलिए हमने ये कहा कि जातिगत गणना होनी चाहिए और पिछड़ों को 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आप ये बताओ, अगर पिछड़ों को 52% नौकरी मिलेगी आपको तो दिक्कत नहीं है? दोनों हाथ उठा के बताओ, आपको तो दिक्कत नहीं है? मैं ये बात यही बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि इनका हक ये खा रहे हैं, इनका हक यही खा रहे हैं, हम मूल निवासी किसी का हक नहीं खा रहे हैं। हमें तो आपस में लड़ा के, और लड़ाने वाला राज कर रहा है और उसकी कोई पार्टी नहीं है। वो एक विचारधारा है जिसको हम ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं। उसकी कोई जाति नहीं है, वो एक विचारधारा है जो अंग्रेजों के पास भी थी। फूट डालो, राज करो, उसी के शिकार हम लोग इस देश में हो रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं कि गणना भी होगी और 52% पिछड़ों को 52% आरक्षण भी मिलेगा। 25% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को 25% आरक्षण भी मिलेगा। लेकिन अभी मीडिया ने मुझसे एक दिन पूछा कि भाई अगर जातिगत गणना होगी तो जातिवाद बढ़ेगा। तो भाई मुझे बताओ, जातिगत गणना से जातिवाद बढ़ता है या इटावा में कथा करने वाले की चोटी काट के
और पेशाब से उसको जो है मिला के जातिवाद बढ़ता है, ये बताने का काम करो। आप झूठ मत बोलो। आप ये बताओ, पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन व्यास की गद्दी पे नहीं बैठ सकता। ये बताने का काम करो। आप ये बताने का काम करो कि जिनका राजकाज होता है उन्हीं को सम्मान मिलता है। आप ये बताओ कि पिछड़ों को 27% आरक्षण क्यों दिया, और 27 में से भी मध्य प्रदेश हो, अन्य कई स्टेट हो 15% भी नहीं देते, वो मांग ना ले। इसलिए कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, चुनाव के समय और चुनाव के बाद जब इन दलित पिछड़ों पर जुल्म होता है तो फिर आराम से चैन से पढ़ के सोते हो और ये कहते हो कि इसलिए तो इनको लड़ा के रखना है कि ये लोग लड़ते रहे और हम लोग राज करते रहे। आप ये बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग जवाब दो। दलित पिछड़ों के आरक्षण का विरोध मुसलमान करता है क्या? जोर से बताओ, मुसलमान करता है क्या? तो यही तो करते हैं जो हमें चुनाव के समय भाई कहते हैं और चुनाव के बाद हमारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं, धार्मिक सभाएं करते हैं, प्रेस मीडिया में बैठ के कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। 10% हो तो गया आर्थिक आधार पर, हुआ नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? मेरी तो नाराजगी उन नेताओं से है, वो किसी पार्टी के हों, संविधान पे सबसे बड़ा हमला था आर्थिक आधार पे आरक्षण, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में आर्थिक आधार पे आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था। हमारे निकटतम नेताओं ने अपने वोट के फायदे के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे इतना बड़ा हमला अपनी आंखों के सामने सहा। अगर चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में होता, उसी दिन क्या तो पार्लियामेंट के पद से, उस सांसद के पद से इस्तीफा दे देता, या फिर अपने आप को इतना मजबूत जो है उस आंदोलन के जरिए करता कि सरकार को इस बिल से पीछे हटना पड़ता और इस बिल को वापस लेना। आपने कभी सुना नहीं होगा, 3 दिन के अंदर आर्थिक आधार पर आरक्षण कानून बन गया और सब लोगों ने दोनों हाथ उठा के विरोध किया। चंद वोटों के लिए अपने बेस वोट को, अपने लोगों को, उनके अधिकारों को, उनके बच्चों के अधिकारों को कुचलने का काम किया। ये हम सबके सामने हुआ, ये किससे छिपा हुआ नहीं है। ये ऐसा नहीं कि बंद कमरे में हुआ हो। आपको पता भी है कि वो पार्टियां कौन सी है और वो नेता कौन से हैं जिन्होंने इस संविधान पे हमले का दोनों हाथ उठा के समर्थन किया और स्वागत किया। प्यारे साथियों, बाबा साहब पे हमला ये नहीं है कि बाबा साहब की स्टैच्यू तोड़ दी है। बाबा साहब पे हमला ये नहीं है कि जय भीम ने कहा है। बाबा साहब पे के संविधान पे हमला ये नहीं है कि आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाया है। बाबा साहब के संविधान पे हमला ये भी है कि बाबा साहब ने जो अधिकार आपको दिए हैं, उन अधिकारों को निजीकरण करके पूरी सरकारी नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है। और आप सरकारी नौकरी की ताकत समझते हैं? अगर मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर नहीं होते, प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं होते, तो वो अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते। और अगर वो शिक्षा नहीं दिला पाते तो आज चंद्रशेखर आपके सामने खड़े होकर यूं दहाड़ नहीं रहा होता, ये अपनी बात को रख नहीं रहा। और सिर्फ यहाँ नहीं, आपको याद होगा, बहुत सारी पार्टियां कहती थी कि अकेले चंद्रशेखर क्या करेंगे, ये तो भीड़ में दिखाई भी नहीं देंगे, इनको तो पता भी नहीं चलेगा। आप बताओ, पार्लियामेंट में चंद्रशेखर अकेला दिखाई देता है नहीं देता है? बताओ, देता है नहीं देता है? आपके मुद्दों को उठाता नहीं उठाता है? अकेला सब पे भारी पड़ता है नहीं पड़ता है? क्योंकि अकेला नहीं है ना, आप सब लोग उसके साथ खड़े हो, इस बात को सरकार जानती है। प्यारे साथियों, आप मेरे विरोधियों के भाषण सुनो। कोई पीसी करके कहता है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती है। कोई ट्वीट करके कहता है कि लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक इसकी सदस्यता नहीं चली जाती। कोई महिला आयोग की नेता कहती है कि जब तक इसकी सदस्यता नहीं जाती हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। एक अकेला चंद्रशेखर आजाद और उसकी पार्लियामेंट की आवाज इतनी भारी हो गई है सब लोगों पे, इन तमाम दलों पे, कि ये कहते हैं उसकी सदस्यता लेकर हमें छीननी है। अबे भैया, मैं तो उस मिट्टी का बना हूं
मुझे तो हमारी पार्टी के लोगों ने जबरदस्ती कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको भेजेंगे। मैंने तो पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, ये कहा था किसी को लड़ा के भेज दो, मैं तो जमीन पे काम करने वाला आदमी हूँ। इन्होंने मुझसे कहा कि आप भाई आप ही को जाना है, आप बोलोगे तभी बात मजबूत होगी, तभी सरकारों में असर पड़ेगा। मैं सस्ता की परवाह नहीं कहता, ना आज करता ना कभी करता, कल की जाति आज चली जाए। आपने वोट से दी थी, आपकी दी हुई ताकत है, जिस दिन चाहे चली जाए, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, मैंने आपको हजरत इमाम हुसैन का जो उदाहरण दिया था वो इसलिए दिया था कि उनके बच्चे कुर्बान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। वो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, जंग हार गए, कुर्बानी हो गई, शहादत हो गई, लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा रहे। और आज तक यजीद को कोई नाम लेवा नहीं है और हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं यही बात बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। मैं सस्ता की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूं गवर्नमेंट को, आज मेरी सस्ता छीन लो, मैं जितना ताकतवर जमीन पे हूं, ये 2027 में मेरे लोग बताने का काम करेंगे सस्ता कैसे छीनी जाती है। प्यारे साथियों, मैं आपसे जातिगत जनगणना पे बात कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, आरक्षण पे हमला तब भी हुआ था जब प्रमोशन में रिजर्वेशन जो आर्टिकल 16(4)A में मिला है, वो प्रमोशन में रिजर्वेशन छीन लिया गया था। और बुरी बात यह है कि उसको छीनने में, उसका बिल फाड़ने में दुश्मन से ज्यादा योगदान अगर किसी का था तो वो हमारे बहुजन समाज के गुमराह नेताओं का था, जिन्होंने अपनी पार्टी के चंद लोगों को खुश करने के लिए और दलित आदिवासी कर्मचारियों को जमी दर्ज करने का काम किया और पार्लियामेंट में उस बिल को भरवाने का काम किया, जिस बिल से प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू होकर SC/ST के कर्मचारी मुख्य धारा में जाते हैं। ये उनका और हमारी सोच का फर्क है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू होकर रहेगा और ये SC/ST OBC सब लोगों को मिलेगा। मेरा आप लोगों को वादा, मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, पुरानी पेंशन की समस्या से कर्मचारी बड़े परेशान हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पुरानी पेंशन लागू करा के हम लोग रहेंगे। ये भी हमारे एजेंडे में, इस बात को भी आप नोट कर लो, पुरानी पेंशन लागू होकर रहेगी। प्यारे साथियों, पार्टी ने ये तय किया है कि निजी क्षेत्रों को तो खत्म, सरकारी क्षेत्रों को तो खत्म किया जा रहा है। मैं पार्लियामेंट में बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। आप दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या प्राइवेट सेक्टर में SC/ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, जोर से बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अलीगढ़ की आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए, मुख्यमंत्री जी के पास तक। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जब अगर लेना चाहते हो तो संघर्ष का जज्बा बना लो, ये मिलेगा भी और लागू भी होगा। साथ साथ ये जाति व्यवस्था हमें बांटने के लिए बनाई गई है। हम मूल निवासी बहुजन समाज के लोग एक ही परिवार के लोग हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, घर से निकलो और जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ के आंदोलन को सफल बनाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और उसके दुख तकलीफ के साथी बनो। और जब ये जाति को कोई खतरा नहीं रहेगा, मेरी बात को आप लोग याद रखना, क्योंकि लोकतंत्र में जिनका वोट होता है उनका राज होता है, और जिनका राज होता है उन्हीं के लोगों के हाथ भरे होते हैं, और जिनका राज काज नहीं होता उनके हाथ ऐसे मांगने वाले होते हैं। तो हमें मांगने वाले हाथ नहीं बना के रखने, हमें देने वाले हाथ बनाने हैं। हमें इन हाथों को इतना मजबूत बनाना है लोकतांत्रिक व्यवस्था से कि हम देने वाले हाथ बने और गरीबों के आंसू पूछने का काम करें। प्यारे साथियों, एक और बात हमने अपने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के जरिए रखी, मैं इसमें आपके विचार भी जानना चाहता हूं। हालांकि मैं तो ईवीएम से जीता, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा।
चुका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए? दोनों हाथ भागे बताओ, किससे होना चाहिए? ईवीएम से कह रहे हो? तो बिना लाइट के भी मैं यहीं से मैं बिना लाइट के भी अपनी बात को रख सकता हूं, अगर आप मेरी बात पे पहले यही समझा रहा हूं आपको, इसीलिए नाराजगी जाहिर कर रहा था। आपसे कह रहा हूं, एक बार मेरी बात पे, महापुरुषों के मिशन पे एक बार पहरा देके देखो। अगर आपकी तरफ किसी गरीब की तरफ कोई आंख उठा दे तो तब मेरा हाथ पकड़ के कहना कि भाई आप झूठ बोल रहे थे। हेलो 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 अरे जिंदाबाद करने से बात बन जाती तो फिर तो काम करने की जरूरत ही खत्म हो जाती। हेलो और आप लोग क्या करोगे? हेलो, तो इधर से लाइट की गैर मौजूदगी में देखो, मैं तो मानता हूं जो होता अच्छे के लिए होता है। मेरा हेलो हेलो मेरा कुदरत में बड़ा भरोसा है। मेरा कुदरत में, प्रकृति में बड़ा भरोसा है। इसलिए मैं मानता हूं जो होता है अच्छे के लिए होता है, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप बड़े लक्ष्य की तरफ निकलते हैं तो कठिनाइयां आपके रास्ते में आती हैं। कुदरत आपकी परीक्षा जरूर लेती है, उस परीक्षा में धैर्य रखना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा था, ये भी मशीन है जिस पर मैं बात रख रहा हूं, और वो जो वोट पड़ती है वो भी मशीन है। तो बताओ, चुनाव ईवीएम से होना चाहिए, बैलेट पेपर से? ईवीएम कह रहे हो क्या? जब मैं ईवीएम कहूंगा आप हाथ उठाना तो मैं मानूंगा आप ईवीएम का समर्थन कर रहे हैं, और जब मैं बैलेट पेपर कहूंगा आप हाथ उठाओगे तो मैं मानूंगा बैलेट पेपर का समर्थन कर। ठीक है? तो आप चुनाव बैलेट पेपर से चाहते हैं क्या? नीचे करो। तो अब ईवीएम पे पूछने का तो मतलब ही खत्म हो गया। जब आप बैलेट पेपर से चाहते तो ईवीएम की तो बात ही खत्म होगी ना। तो ठीक है, हम ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, जिससे चुनाव में जो वोटों की लूट हो रही है वो ना हो। लेकिन एक उधर से नौजवान ने नारा लगाया, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, तो सिर्फ जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अगर जिंदाबाद के नारे से बिना काम किए हमारा जीवन बदल जाता तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4-4 बच्चों को कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। इधर से नारा आया, काशीराम साहब का मिशन अधूरा और चंद्रशेखर भाई करेंगे पूरा। और मैंने पूछा भाई आप लोग क्या करोगे? तो कह रहे जी, फिर थोड़ी देर रुक के कह रहे कि भाई हम आपका साथ देंगे।
तो भाई अगर आप मेरा साथ दे दोगे तो 27 में आपकी कलम को लखनऊ पहुंचा दूंगा 5 कालिदास मार्ग में। मेरी बात को याद रखना। और जब आपकी कलम 5 कालिदास लखनऊ में होगी तो आप ये देखना कि आपके बच्चे बेरोजगार नहीं घूमेंगे और जाति धर्म के नाम पर आपके साथ गैर बराबरी नहीं होगी, कोई जुल्म जाति नहीं होगी, बल्कि खुशहाली आपके घरों तक पहुंचेगी। आपकी आंख में आंसू नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो वो खुशी के होंगे, गम के नहीं होंगे। मेरा वादा आप लोगों को। प्यारे साथियों, यहां अलीगढ़ में मैं पहले भी आया था। आपको याद होगा अलीगढ़ में जब आया था, जब एक बच्चे को मार दिया गया था, उसका परिवार धरने पे बैठा था और तब मैं सांसद बना था, बहुत लोग जुटे थे। तब जाके उस परिवार की कुछ मांगों को पुलिस ने मांगा था। फिर मैं उसके बाद भी एक बार आया था जब यहां मॉब लिंचिंग हुई थी और मॉब लिंचिंग करने वालों पे ही, उन मुस्लिम बच्चों पे ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया था जिनके परिवार के व्यक्ति को पीट के मार दिया। फिर मैं यहां तिवारा भी आया था जब हमारे पार्टी के नेताओं पे, उनके परिवार पे झूठे मुकदमे में लगे और तथाकथित गोरक्षकों ने 4 मुस्लिम नौजवानों को पीट के अधभरा करके और मरा हुआ समझ के जो छोड़कर चले गए थे और अस्पताल में वो जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे थे। तब मैं आया था, उनके ऊपर आरोप लगा के मुकदमा भी कर दिया झूठा कि भाई ये तो प्रतिबंधित मांस ले जा रहे थे। बाद में जब रिपोर्ट आई फॉरेंसिक लैब की तो माना गया कि वो प्रतिबंधित मांस नहीं था, वो जो यही लोग फैक्ट्री लगा के सरकार के लोग मांस बिकवा रहे हैं, वो वही मांस था, यानी कि वो लीगल काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी उनके खिलाफ झूठा मुकदमा यहां के नेताओं के दबाव में कर दिया। प्यारे साथियों, मैं जाने से नहीं डरता, मैं तो अपने जीवन का एक एक सेकंड लगा दूंगा। सड़क में रहूं, पार्लियामेंट में रहूं, घर में रहूं, जेल में रहूं, कहीं चला जाऊं। जिस दिन गोली लगी थी उस दिन ये तय कर लिया था कि ये जो जीवन मिला है दोबारा से एक एक कण, एक एक मिनट खून का के कतरा इन बहुजन समाज के महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए लगा देना, परवाह नहीं करनी। प्यारे साथियों, आज मुहर्रम का त्योहार मन रहा है। अभी कुछ दिनों पहले गुरुद्वारों के बाहर, चाहे पुलिस लाइन हो, बैकुंठ नगर हो, जमालपुर हो, गौरी नगर हो, कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं था जिसके बाहर पानी ना भरा हो, सड़कें टूटी ना हो। आप देखो, फिर यहां सिख नौजवानों को, पगड़ी पहने हुए नौजवानों को, कड़ा पहने नौजवानों को रोक के उनके चालान काटे जाते हैं, उनकी धार्मिक आस्था का अपमान किया जाता है। अभी कावड़ का त्योहार आ गया है, बहुत सारे लोगों की आस्था कावड़ में है, तो कावड़ के लिए फूल बरसाए जाएंगे, सड़कें ठीक कराई जाएंगी, होनी चाहिए। किसी की भी धार्मिक आस्था का अपमान नहीं होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन आज मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, तो आज सड़कें ठीक क्यों नहीं कराई, इस बात का जवाब इस सरकार को देना चाहिए। क्या ये जो पैसा बजट का इकट्ठा होता है, इस पैसे में और किसी का हक है या नहीं है, इस बात का जवाब भी देना चाहिए। सम्मानित साथियों, आपको याद होगा बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में छुट्टी नहीं रखती थी सरकार, पार्लियामेंट में लड़ के इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में छुट्टी कराने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। और मैंने तो कहा कि वो पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता, राष्ट्रीय पर्व बनना चाहिए, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व बनना चाहिए। तो उन्होंने सोचा ये राष्ट्रीय पर्व मनवा के रहेगा, इसलिए छुट्टी करके यहीं की यही बात को टाल दो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, छुट्टी नहीं, राष्ट्रीय पर्व भी मनाया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा।
आज जगह जगह पे बाबा साहब की स्टैच्यू तोड़ी जाती है। क्यों? इसका कारण एकमात्र ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज से आते थे और उन्होंने बहुजन समाज के फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।